हेलो गाइस, ये नॉर्वे के पहाड़ों में कारनामों की आगे का एपिसोड है और इसमें हम और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक चुनौतियों का सामना करेंगे। हवा में उड़ते पत्थर तक पहुंचने के बाद हम अगली जगह की ओर चले गए। नॉर्वे में गाड़ी चलाते वक्त आप अक्सर कार से सीधे नजारों का मजा ले सकते हैं, जो उतने ही बेहतरीन होते हैं जितने में घंटों रॉक क्लाइंबिंग की जरूरत होती है। सड़क एक ऊंचे पहाड़ और एक बहुत ही अनोखे झरने तक जाती थी। हमें इसे आपको दिखाना है। इस जगह पर इसके ऊपर तक ड्राइव करना बहुत ही अलग लगता था, लेकिन नॉर्वेजियन एकदम खड़ी चट्टानों के साथ साथ कई तीखे मोड़ों वाली अनोखी सड़कें बनाते हैं, जिससे कारें बिना ज्यादा कोशिश के ऐसी मुश्किलें पार कर पाती हैं। इसके ऊपर हमें और भी शानदार नजारा दिखा। हम इन आलीशान चट्टानों और उनसे बहने वाली नदियों की भीड़ को निहारते हुए अपना मुंह खुला रखकर गाड़ी चलाते रहे, लेकिन उसके आगे बदकिस्मती हमारा इंतजार कर रही थी। खाड़ी के किनारे गाड़ी चलाते हुए हमें लगा कि कार की पावर धीरे धीरे कम होने लगी है। हम इसकी वजह समझ नहीं सके और हमने नजदीकी गैस स्टेशन पर जाकर इसका पता लगाने का सोचा, लेकिन अचानक हमने दाहिने पहिए से एक आवाज सुनी और कार ने आगे बढ़ने से एकदम से इनकार कर दिया। सड़क के किनारे जाकर हमें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। सही से बताएं तो हमारा टायर थोड़ा सपाट हो गया था, या यूँ कहें कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी एंटी टैंक माइन से गुजर गए हों। जाहिर है इसे ठीक करने में आम पंप किसी काम का नहीं होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। उस पल हमें थोड़ी नाउम्मीदी महसूस हुई, क्योंकि हम घर से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी देश में थे। शनिवार की शाम थी और हमें दूर दराज के गांव में शायद ही कोई मदद मिल सके। हमारे बगल में एक थाई फूड ट्रक था और एक नॉर्वेजियन आदमी और उसका बेटा एक बड़ी क्वाड बाइक पर वहां आ गए। हमारी परेशानी देखकर वो आए और बोले, ये एटीवी की चाबियां हैं, इसे लो और उस तरफ चले जाओ। वहाँ एक टायर सर्विस सेंटर है जो अभी भी खुली हो सकती है। हम दंग रह गए और बोले कि हमने कभी ऐसी गाड़ी की सवारी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा ये आसान है, ये गैस है, ये ब्रेक है, जब तक मैं सुशी ले लूं आप वहाँ तक जाकर आ सकते हैं। हम इन सभी बातों और इस आदमी के भरोसे से हैरान थे, लेकिन फिर भी हमने पार्किंग लॉट छोड़ दिया और गैस स्टेशन के पास टायर सर्विस की ओर चले गए। बदकिस्मती से ये पहले से ही बंद हो चुका था और गैस स्टेशन कर्मचारी ने कहा कि ये सोमवार तक नहीं खुलेगा, जिसका मतलब है कि हम पूरे 2 दिन तक कीमती वक्त बर्बाद कर रहे थे। जब हम बीमा कंपनी को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच फूड ट्रक में से आई एक औरत ने अपने पति को फोन किया। उसने कार की जाँच की और अपने दोस्त को बुलाया जो ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम करता था, और पूछा कि क्या वो किसी तरह हमारी मदद कर सकता है। 2 घंटे बाद उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बड़े ट्रक में आया और कहा कि हमें टायर निकालना होगा। हमने सोचा कि ये बात तो सही है, इसीलिए हम एक तरफ हट गए, जबकि उसने कार को जैक से उठाया। उसने अपनी कला से सिर्फ 3 मिनट में ही हमारे कैंपर से फटा हुआ टायर निकाला और अपने ट्रक पर फेंक दिया। हम उसके टो ट्रक में चढ़ गए और हम साथ साथ पड़ोसी गांव की ओर चल पड़े, जहां उसके पिता हमारा इंतजार कर रहे थे। खास तौर पर हमारी टायर बदलने के लिए ही वो आया और उसने अपनी मरम्मत की दुकान खोली। हम वहां के लोगों की दोस्ती और भरोसे पर एक ही वक्त में शर्मिंदा और भौचक्का दोनों थे। हर कोई आया और हमें सलाह देने या मदद करने की कोशिश की और आखिरकार एक्सीडेंट के 5 घंटे के भीतर हमारे पास एक नया टायर आ गया, जो हमें एक और कारनामे में ले जाने के लिए तैयार था। जाहिर है हमने आधा दिन खो दिया, लेकिन अगर मदद ना मिलती तो हम और भी ज्यादा खो सकते थे। उस दिन हमें फेरी से खाड़ी पार करनी थी, लेकिन वक्त बर्बाद हो जाने की वजह से जिस वक्त हम वहां पहुंचे वो बंद था। वहां कोई कर्मचारी नहीं था और आखिरी फेरी पहले ही निकल चुकी थी, इसीलिए हम बस वहीं वेटिंग एरिया में रात बिता सकते थे। हम सीगल की चीखें सुनते हुए खूबसूरत स्कैंडिनेवियाई सूर्यास्त को निहारते हुए और उम्मीद करते हुए कि सड़क पर निशान लगे हुए मैदान पर कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा, अपने बिस्तर पर चले गए। सुबह हमें गुजरती हुई फेरी की आवाज से जागे और उसमें सवार होने की तैयारी करने लगे। पूरा नॉर्वे समुद्री खाड़ियों से घिरा हुआ है और हमें लगातार उन्हें फेरीज के जरिए से पार करना पड़ता था। वो बसों की तरह ही एक शेड्यूल के मुताबिक चलती हैं, इसीलिए हर किसी को जल्दी से उस पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होता है ताकि निकलने में देरी न हो। उनमें से कुछ फेरी के ऊपरी हिस्से को उठा लेते हैं और कारें इस तरह अंदर चली जाती हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ी शार्क के मुंह में जा रही हो। ऐसे सफर के दौरान आप ऊपरी डेक पर जा सकते हैं और शानदार नजारों या जहाजों का नजारा ले सकते हैं। किनारे पर पहुंचने और शुरुआत की जगह एक गाड़ी चलाने के बाद हम अगले दिन पैदल सफर पर निकल पड़े, जिसकी पैदल की दूरी लगभग 16 किलोमीटर होगी।
इस बार का इलाका पिछले एपिसोड में दिखाए गए जैराग बोल्टन की चढ़ाई से थोड़ा अलग था। चट्टानी पठार के बजाय रास्ता तरह तरह के कुदरती इलाकों से होकर गुजरता था, जिसमें चट्टानें, कगार, उछलते हुए पेड़ की जड़ें, जंगल और कभी कभी खूबसूरत लकड़ी के रास्ते भी शामिल थे, जो दलदल के ऊपर तैरते थे और जिससे हम तेजी से उन पर से गुजर सकते थे। पैदल सफर में लगभग 4 घंटे लगे और जब हम आखिरी छोर के पास पहुँचे तो हमने देखा कि प्रेमी जोड़ों ने वहाँ ताले वाली ऐसी जंजीरें छोड़ी थी। हालांकि किसी ने उस पर अपना बहुत बड़ा सा पिस्टन भी लटका दिया था। अब हम ऊंची चट्टान पर कुछ दूर तक चले गए और आलीशान प्रीकेस्टोलन हमारे सामने उभर गया। ये एक अनोखी चौकोर शेप और लगभग सपाट बेस की एक बहुत बड़ी चट्टान है, जो मुसाफिरों के लिए कुछ खास जगहों में से एक है। यकीन नहीं होता कि लाखों साल पहले कुदरत ऐसा शेप बनाने और हमारे वक्त तक इसे बचाए रखने में कामयाब रही। चट्टान के तल पर आप एक लंबी समुद्री खाड़ी देख सकते हैं और ऐसे नजारे बिल्कुल लुभावने होते हैं। आमतौर पर यहाँ इतने सारे लोग होते हैं कि यहाँ पहुँचना भी मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि देर शाम हो चुकी थी तो हम किस्मत वाले थे कि हमें ज्यादा आरामदायक माहौल में नजारों और चट्टान का मजा लेने का मौका मिला। बदकिस्मती से चट्टान और उसके बेस के बीच एक बड़ी दरार है जो हर साल चौड़ी होती जाती है और कभी न कभी पर ये गिर जाएगी। हम पूरी चट्टान को पानी में धकेलना चाहते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस पर लोग हैं और जाहिर है वो इसे पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए हमने ऐसा ना करने का फैसला किया और वापस अपनी वैन की ओर चले गए। लगभग 20 मिनट में पूरी तरह से अंधेरा हो गया और हमने आसपास किसी भी इंसान को नहीं देखा। हम ये सोचकर थोड़ा डर गए थे कि कहीं कोई भालू या कोई दुश्मन झाड़ियों से बाहर न कूद पड़े, लेकिन किस्मत से हम हमारे मोटर होम तक पहुंचने में कामयाब रहे। आप शायद ये बात जरूर जानना चाहते होंगे कि इस कैंपर का इंटीरियर कैसा दिखता है और ये कैसे काम करता है। इसके सामने के हिस्से में 2 सीटें हैं जिन्हें फील्डिंग टेबल की तरफ घुमाया जा सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों के लिए काफी है। दरवाजे के बाईं ओर आप एक माइक्रो किचन देख सकते हैं जहां आप कुछ पका सकते हैं। साथ ही गर्म पानी और गंदे पानी की नाली वाला एक सिंक है। इसके अलावा एक गैस स्टोव है जो सिलेंडर के साथ काम करता है और एक छोटा रेफ्रिजरेटर है जो किसी जादू से गैस का इस्तेमाल भी करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ वॉश बेसिन और टॉयलेट के साथ एक बाथरूम भी है और एक हाथ की हरकत से ये एक शावर कैबिन में बदल जाता है जिसमें आप खुद को धो सकते हैं। सोने की जगह जिसमें आप काफी आराम कर सकते हैं वो वैन के पिछले हिस्से में है। कैंपर के दरवाजे पर कमरे में हवा के टेम्परेचर और शावर में पानी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए बटन वाला एक डिस्प्ले है। अगर आप इतने किस्मत वाले हैं कि आपको पार्किंग एरिया पर एक आउटलेट मिल गया तो आप मेन में प्लग लगा सकते हैं और इस तरह सभी हीटिंग बिजली से की जाती है। पानी का पंप एक बैटरी से चलता है जिसे छत पर लगे सोलर पैनलों से चार्ज किया जाता है। शाम को किसी को अपनी खिड़कियों से न देखने के लिए आप साइड की खिड़कियां और विंडशील्ड पर इन कवरों को खींचकर खुद को पूरी तरह से छिपा सकते हैं। जब हमारे पास पानी खत्म हो रहा था तो हमें ट्रंक से एक पाइप निकालनी पड़ी और ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी जहां हम इसे जोड़ सके, जैसे कि गैस स्टेशन पर। कार के किनारे पर पानी की टंकी और एक घूमने वाली नाली के साथ एक खास कंपार्टमेंट खुलता है जिसमें आप पाइप डालकर 100 लीटर के टैंक को साफ पानी से भर सकते हैं। लेकिन जाहिर है जब हम पहाड़ों में रात के लिए रुके तो वहाँ पानी का कोई नल नहीं था और हमें धारा के पास जाना पड़ा और 5 लीटर की बोतल में पानी भरना पड़ा, ये उम्मीद करते हुए कि ऊपर की ओर चढ़ने वाली भेड़ों ने इनमें कुछ बुरा नहीं किया होगा। सिंक और शावर का गंदा पानी एक अलग टैंक में जाता था जिसे गाड़ी के नीचे एक नाली का इस्तेमाल करके खास जगहों पर खाली करना पड़ता था। लेकिन हमें लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग टॉयलेट से जुड़ी परेशानियों के बारे में जानना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है। ये खजानों के एक छोटी सी गोदाम से जुड़ा है जिसमें सब कुछ पानी से बहा दिया जाता है। इसीलिए हमें जमीन में हैच वाली एक खास जगह ढूंढनी होती है, उसे खोलना होता है और फिर वैन के नीचे बताए गए खजाने का बक्सा ढूंढना होता है। आपको इसे बहुत संभाल कर बाहर निकालना होता है, छेद तक जाना होता है, ढक्कन खोलना होता है और सभी खजाने को उसमें डालना होता है। इसमें कोई बुरी गंध नहीं है। एक खास केमिकल की वजह से सारी चीजें लैवेंडर की खुशबू के साथ नीले पानी में बदल जाती हैं। उसके बाद हम टैंक को धोते हैं, जादुई पाउडर मिलाते हैं और इसे वापस अपनी जगह पर रख देते हैं। लीजिए, हो गया। उस शाम पार्किंग एरिया पर इतना तेज तूफान और तेज हवा आई कि कैंपरों में से एक की छत सचमुच उड़ गई और यही उनके एडवेंचर का खात्मा हुआ।
सुबह हुई और हमने अब तक की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक का सामना करने के लिए अपना सफर जारी रखा। वहाँ की सड़क चमकीली फिरोजी रंग के पानी वाली बड़ी गहरी और बहुत सारी बड़ी बड़ी और बेहद खूबसूरत बर्फीली झीलों के बीच से गुजरती थी। पहले वीडियो पर ऐसा पानी देखकर हमें लगता था कि ये कोई एडिटिंग ट्रिक है और ऐसा रंग सच में नहीं हो सकता, लेकिन असल में इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये झीलें पानी से भरी हुई हैं, जो ग्लेशियर से पिघलने से बनता है। ये पानी सूक्ष्म कणों से भरपूर होता है जो सूरज की रोशनी को एक खास तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जिससे पानी इतना खूबसूरत हो जाता है। इसे समझने के लिए अभी हम बारिश के पानी से भरी एक झील के किनारे गाड़ी चला रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका रंग काफी अलग है। हमारे रास्ते में एक लंबी और तंग सुरंग थी और सच कहें हम इसमें गाड़ी चलाने से डर रहे थे। इसे पार करने के बाद हम बहुत बड़ी और संकरी चढ़ाई वाली सड़क के आखिरी छोर तक पहुँचे, जहाँ से एक वक्त में सिर्फ आया और जाया ही जा सकता था। हमने इस सड़क के बारे में कुछ जानकारी गूगल पर ढूंढी और पता चला कि इसे कारों और छोटी वैनों के लिए ही डिजाइन किया गया था। फिर भी हमने जोखिम लेने का फैसला किया और बहुत ही ज्यादा संभाल कर हम वहाँ पहुँचने में कामयाब रहे, जहाँ पत्थर का एक बड़ा डैम था जिससे एक बहुत बड़ी झील बन गई थी। वहाँ हमारी गाड़ी पार की गई सभी कारों में सबसे बड़ी थी। झील की दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्लेशियर ऊंची चट्टानों से पानी से उतर रहा था, जहाँ तक मुझे पहुँचना था। उस वक्त वहाँ जितने लोग आए थे उनमें से कोई भी कभी ग्लेशियर तक नहीं पहुँचा था, क्योंकि रास्ते में चट्टानें बेहद खतरनाक थी। ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन हमारे पास अपने ही प्लान्स थे। हमने तय किया कि हम उस तक चलकर नहीं जाएंगे, बल्कि झील के पार नाव से उसकी दूसरी ओर जाएंगे। इसीलिए हम ग्रे बैग लाए, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट का जरिया था। ये किसी पतली चीज से बनी सही कीमत वाली फुलाने लायक नाव थी। आमतौर पर ऐसी नावों का इस्तेमाल सिर्फ गर्मी के दिनों में किनारे के पास बच्चों के साथ खेलने के लिए या सरकंडों के बीच मछली पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन लगभग 100 मीटर गहरे बर्फीले पानी वाली इतनी बड़ी झील पर जीत हासिल करने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जाता। पूरी झील नुकीले पत्थरों से घिरी हुई थी और अगर हम उनमें से सिर्फ एक में भी फंस गए तो नाव पंचर हो सकती थी और हमें स्वर्ग तक भेज सकती थी। इसे देखते हुए घर पर ही हमने घने कपड़े से बना एक खास कवर डिजाइन किया, जो नाव के सामने के हिस्से और उसके निचले हिस्सों को पंचर से बचाने के लिए था। बेशक इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन ये कुछ ना होने से तो बेहतर था। हम ईमानदारी से कहें तो हम शायद कभी इतने डरे हुए नहीं थे जितने हम उस पल में थे। आखिरकार हम वहाँ अकेले ही सफर करेंगे और इमरजेंसी की हालत में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, खासकर तब जब पार्किंग एरिया में एक चेतावनी का निशान लगा हुआ है कि ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूट सकता है, पानी में गिर सकता है और बड़ी लहर पैदा कर सकता है। बहुत संभाल कर अंदर जाने के बाद हमने चप्पुओं को इकट्ठा किया और इस फुलाने वाली मौत की नाव पर ग्लेशियर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, हमने शायद ही कभी चप्पुओं वाली नाव चलाई हो, लेकिन हमें जिधर जाना था उधर बेधड़क आगे बढ़ने में कामयाब रहे। आपको ऐसा लग सकता है कि हमने ज्यादातर रास्ता तय कर लिया है, लेकिन असल में हम ग्लेशियर से काफी दूर थे और अचानक पता नहीं किस वजह से ड्रोन रास्ता भटक गया और झील के दूसरे किनारे पर चट्टानों की ओर उड़ गया। हमारे पास रिएक्ट करने और ये समझने का वक्त नहीं था कि क्या हो रहा है। ड्रोन चट्टानों से टकराया और नीचे गिरने लगा। हमें यकीन था कि इस तरह टकराने और गिरने के बाद ये बर्बाद हो गया होगा। उस पल हमने मन में इसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ देने और चप्पू चलाना जारी रखने का सोचा, क्योंकि ज्यादा दूर चलने और उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसकी हमें ग्लेशियर तक जाने के लिए जरूरत थी। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि अगर हम उसे ढूंढने में कामयाब रहे तो कम से कम हमें वो हवाई फुटेज तो मिल जाएगी जो हमने पहले बनाया था। हम किनारे के पास पहुँचे और रस्सी बांधने के लिए कोई चीज ढूंढने लगे। हमें एक बड़ी चट्टान दिखी और नाव को किनारे पर टिकाए रखने के लिए उसके चारों ओर रस्सी फेंकी, नहीं तो हमें जमीन पर उतरने का मौका नहीं मिलता। हमारे सामने एक ऊंची चट्टान थी और रिमोट कंट्रोल पर दी गई जानकारी के मुताबिक ड्रोन उसके ऊपर कहीं था। उसके गिरने की जगह का पता लगाने की उम्मीद में हमें लगभग आधे घंटे तक ऊपर नीचे चढ़ना पड़ा। हम लगभग उम्मीद छोड़ ही चुके थे कि तभी हमने उसे चट्टान के किनारे पर पाया। इसके सारे हिस्से बरकरार दिख रहे थे, हालांकि लैंडिंग गियर और एक प्रोपेलर टूटे हुए थे। जब हम ग्लेशियर पर पहुंचे तो हमने इसे एक बार और उड़ान भरने का मौका देने का सोचा। हालांकि हम मेमोरी कार्ड के डेटा को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए हमने कार्ड से सभी वीडियो फाइलों को अपने स्मार्टफोन में ट्रांसफर कर लिया। ऐसे में भले ही ग्लेशियर के पास ड्रोन को कुछ हो जाए, हमारी वीडियोस तो बची ही रहेंगी।
फिर भी एक परेशानी थी, हमारे पास सिम कार्ड ट्रे खोलने के लिए पिन नहीं थी। इसमें सुई जैसी किसी चीज की तलाश में अपने बैकपैक को खंगालना शुरू किया, लेकिन हमें सिर्फ एक थर्मस और एक सैंडविच मिला। और फिर हमें एक छोटे चाकू की याद आई जो अली एक्सप्रेस के गैजेट्स के बारे में एक वीडियो में दिखाया गया था, जिसे हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। हम ट्रे को निकालने में केस को नुकसान पहुंचाने तक के लिए तैयार थे, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ। और तब हमें एहसास हुआ कि हम उस छोटी रिंग को मोड़ सकते हैं जिसमें चाकू फंसा था, और ये काम कर गया। हम स्लॉट को बाहर निकालने में कामयाब रहे। फिर हमने फ्लैश कार्ड को स्मार्टफोन में डाला और सभी फाइलों को उसमें ट्रांसफर कर दिया, इस उम्मीद में कि जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो एक और कामयाब उड़ान देख पाएंगे। नाव जितना चट्टानों की ओर आगे बढ़ती जा रही थी, जो झील के बीच में कहीं से भी आ रही थी, उतना ही ज्यादा उसका टूटने का डर बढ़ता जा रहा था। लगभग 1 किलोमीटर और चलने के बाद हम काफी थक गए, लेकिन ऐसी हालत को देखते हुए हमने एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर निकाला, जिसके साथ ही एक मेटल की छड़ जिसके सिरे पर एक प्रोपेलर लगा हुआ था। इन सभी चीजों को स्क्रू ड्राइवर में लगाने के बाद हम अपनी नाव को एक आउटबोर्ड मोटर जैसी कुछ बनाने में कामयाब रहे। स्क्रू ड्राइवर की वजह से पहले के बजाय अब नाव बहुत तेजी से चलने लगी, और साथ ही सच कहें तो हमने मेहनत करनी कम कर दी। 40 मिनट बाद बैटरी खत्म हो गई, लेकिन हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे थे। हमने चप्पुओं को उनकी जगह पर रखा, ग्लेशियर्स के पास वाले द्वीप पर ध्यान से उतरे, नाव को सही जगह छोड़ा और उसकी ओर चल दिए। यकीन नहीं होता, वो इतना बेमिसाल और बड़ा था कि हमें उसके पास खड़े होने में भी डर लग रहा था। कैमरा इस बर्फ के ढांचे के पैमाने को नहीं बता सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से आप हमें ग्लेशियर से सिर्फ एक छोटे से हिस्से के नजारे में एक छोटे से पॉइंट की तरह ही देख सकते हैं। ध्यान रखें कि हम सिर्फ ग्लेशियर की पूंछ के पास खड़े हैं, जबकि ये चट्टानों के ऊपर कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम दरअसल ग्लेशियर के हाथ की दूरी के भीतर तैरना चाहते थे और उसे छूना चाहते थे, लेकिन जिंदगी की हमारी लालसा उससे कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। साथ ही हमारे रुकने का कोई इरादा नहीं था, और अगले एपिसोड में हम आपको पहाड़ों में एक और ग्लेशियर दिखाएंगे, जिसे हम छूने, पीने और यहाँ तक कि बर्फ के अंदर देखने में कामयाब रहे। तो हमारा रोमांच अभी खत्म होने से बहुत दूर है।